हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और इंग्लिश सीख रहे थे अपन। बीच में गैप हो गया, काफ़ी गैप हो गया। एग्ज़ाम के बाद में रेस्ट मिल गया पूरा। अब शुरू से शुरू करते हैं। तो इंग्लिश, मैंने यहाँ पर इंग्लिश को फ़नी क्यों लिखा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगी। रूल्स होते हैं, कई जगहों पे वो रूल्स काम भी आएंगे, मैं पढ़ाऊंगी भी उन रूल्स को। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं बस वो रूल्स सीख लूँ और मैं उन रूल्स की प्रैक्टिस कर लूँ और मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सुन के और यूज़ करके ज़्यादा सीख पाएंगे आप। ठीक है। जो भी आप लिख रहे हैं या जो भी आपके सामने लिखा हुआ है उसको बोलो, उसको सुनो, इंग्लिश आ जाएगी, है ना। पर रूल्स सीखेंगे, अब आप बोलोगे कि मैम रूल्स सीखेंगे क्यों जब रूल्स ब्रेक ही करने हैं, तो क्योंकि कई जगहों पे रूल्स भी फॉलो होंगे। ठीक है। इसीलिए इंग्लिश क्वर्की है और ह्यूमरस है। इंग्लिश में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे अगर अपन इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश आप कहाँ से सीखेंगे? इंग्लिश आप सीखेंगे जो भी आपके सामने रिटन टेक्स्ट है, अगर वो इंग्लिश में है तो वो आपको इंग्लिश सिखा देगा, प्रोवाइडेड वो सॉन्ग्स ना हो। सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए। इंग्लिश सॉन्ग्स जो हैं वो इंग्लिश के ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं, वो कुछ भी गाते हैं। ठीक है। तो जब आपको इंग्लिश आ जाए ना, आ जाएगी इंग्लिश, तब इंग्लिश के गाने सुन लेना और फिर समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। उससे पहले इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश सॉन्ग्स आपको फॉलो नहीं करने। लेकिन कोई भी आपके सामने रिटन टेक्स्ट है, ठीक है, कोई ऐसे आया है, कोई एडिटोरियल आया है, कोई न्यूज़ पीस है, कोई पैराग्राफ किसी ने लिखा हुआ है, आपका जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको इंग्लिश सिखाने के लिए इनफ है। ठीक है। इंग्लिश को दो तरीके से सीखेंगे अपन। फर्स्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हम बोलेंगे और लिखेंगे और फिर बोलेंगे और फिर लिखेंगे, और ये काम अपन कई बार करेंगे, तब जाके अपन को इंग्लिश सीखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा रूल आपको जो इंग्लिश के साथ में फॉलो करना है वो है ट्रांसलेशन का। आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ होगा, अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उसको इंग्लिश में लिखने का काम आपका, और फिर उसको बोलना है और फिर उसको चेक करना है, इंग्लिश सही है, ग्रामर सही है, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आ गई, वरना अपन वापस स्टेज 1 पे चलेंगे। ठीक है। मैं फिर बता दूं, अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि बस ये 10 रूल्स हैं इंग्लिश के, आई बिफोर ई वाले रूल्स हो गए, आपके प्रोनाउंसिएशन के फोनेटिक रूल्स हो गए, बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश के रूल्स की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बोलता है कि ये इंग्लिश लर्न के रूल्स लर्न कर लो और इसके बस 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इंग्लिश आ जाएगी, एग्जाम के लिए आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। मैं भी आपको बता दूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, मैं कराऊंगी, डरने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे बुक्स लेके इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है उनमें, तो मैं हूं ना यहाँ पे, मैं कराऊंगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, इंग्लिश के वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन वर्ड्स नहीं आते हैं, देन वी विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और ट्रांसलेशन के कुछ वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है। इंग्लिश में सब शब्दों की कोई कमी नहीं है, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनसे बनने वाले लाखों लाख शब्द हैं, सारे नहीं करने हैं, बट कुछ बेसिक बिल्डिंग वर्ड्स हमें आने ज़रूरी हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे ये वाला फोटो है, द किड्स आर प्लेइंग। ये सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल है, बच्चे खेल रहे हैं। आर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्तमान है और अभी चल रहा है। ठीक है। इसी सेंटेंस को लिखने के और तरीके हैं। द चिल्ड्रन आर हैविंग फन। ठीक है। द यंग humans are engaging in a playful activity। एक ही सेंटेंस को मैं अलग अलग तरीके से लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स यूज करे, मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया, लेकिन मैंने टेंस चेंज नहीं किया। जो काल मैंने फर्स्ट में यूज किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वही काल यहाँ है। द चिल्ड्रन आर हैविंग फन, मजे कर रहे हैं। ठीक है। द यंग ह्यूमंस आर एंगेजिंग इन अ प्लेफुल एक्टिविटी। प्लेफुल मतलब खेलने वाली, एक्टिविटी मतलब कार्य, आर एंगेजिंग मतलब इन्वॉल्व हैं, अभी कर रहे हैं। ठीक है ना। यंग ह्यूमंस मतलब छोटे इंसान बच्चों के लिए बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ गया।
तो मैंने बेसिक फॉर्म जो है, जो मीनिंग निकल रहा है, जो इन शब्दों का जो अनुवाद है, जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो सेम है, मेरे शब्दों को कहने का तरीका बदल गया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी वर्ब है, और फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है। यही मैंने तीनों में फॉलो किया है ना। इस स्टेज के भी और सेकेंड टर्शरी स्टेजेस होते हैं, मैं वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। जगह नहीं है, वरना मैं 2-3 तरीके से और आपको सेंटेंस बनाना दिखा देती, बट सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। द किड्स आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है ना। इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक तो मुझे शब्दों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, सॉरी। सबसे पहले तो मुझे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, और दूसरी चीज़ की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं इंग्लिश को बेसिक लेवल पर स्टार्ट करने के लिए। मैंने आपको जो पहले क्लासेस दी हैं उसमें आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाया है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। यही सिखाया मैंने, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द चिल्ड्रन, ठीक है ना। वर्ब क्या है यहाँ पे, आर प्लेइंग। आर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है आपकी मेन वर्ब है। प्ले प्लस ING, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये है फन। और इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है इन अ प्लेफुल एक्टिविटी, ठीक है ना। इस सेंटेंस में भी अपन ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, जैसे द किड्स आर प्लेइंग विद टॉयज, खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विथ टॉयज। आपको वो स्ट्रक्चर याद रखना है। आपके मेन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स ही आपको सेंटेंस बना के देंगे। वहां गलती मतलब आपके इंग्लिश के बेसिक्स में गलती, ठीक है। शब्द आपको वोकैबुलरी से आएंगे, स्ट्रक्चर आपको ग्रामर में हेल्प करेंगे। समझ में आ गया, चलो। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखते हैं। इंग्लिश को मैंने क्यों बोला था पहले कि इंग्लिश बहुत फ़नी है। पहली चीज़, इंग्लिश के बहुत सारे, एक तो हाँ रूल्स तो हैं ही हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। मैथ्स होता है ना, मैथ्स में अपन करते हैं ना कि कोई रूल है और फिर उसके पता चलता है कि उसका एक्सेप्शन भी साथ में ही पढ़ने पड़ रहे हैं। फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना। जनरली केमिस्ट्री में तो बहुत रेयर होता है, बट फिजिक्स में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, इंग्लिश सॉरी मैथ्स में देखने को मिलेंगे। वो सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है, लेकिन ये थोड़ा सा फनी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिन जगहों पे आपके एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं उन जगहों पे वो रूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एक ही सेंटेंस में आपको मैं एग्जांपल दिखा दूंगी, अपन आगे पढ़ेंगे अभी, एंड आई विल शो इट टू यू। दूसरी चीज, एक शब्द, वन वर्ड कैन मीन मैनी थिंग्स। एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। ये मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि इन वर्ड्स में सिनोनिम, हाँ सिनोनिम भी हो सकते हैं एक ही वर्ड के, ठीक है ना। जैसे क्या बताऊं आपको मैं, ठीक है, जैसे ये वर्ड है बुक। बुक का मतलब होता है किताब, पुस्तक, ठीक है। लेकिन बुक का एक और मतलब होता है रिजर्व करना। एक तो आपकी हो गई कॉपी जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो होगी बुक। दूसरा होता है आपको रिजर्व करना। तीसरा होता है आपको अरेस्ट करना। पुलिस वाले अरेस्ट कर ले जाते हैं, गड़बड़ होती है तो वो भी बुक में ही आता है। वो आपके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, दे बुक यू इन अ केस, है ना, दे बुक चार्जेस ऑन यू, वो भी बुक ही होता है। तो ये होते हैं सिनोनिमेटिक मीनिंग्स। दूसरे होते हैं ऑपोजिट मीनिंग्स, जिनको अपन एंटोनिम्स बोलते हैं, है ना। एंटोनिम्स बोलते हैं एक ही वर्ड एक मीनिंग भी दे रहा है और दूसरे सेंटेंस में उसी वर्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग भी निकल रहा है। जैसे फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं अपन, तेज, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, है ना, अपन फास्ट यूज करते हैं। लेकिन फास्ट का मतलब एक और चीज होता है, बांधना। फास्ट का मतलब होता है बांधना। तो जो बंधा हुआ है वो तेज तो नहीं कर रहा कुछ भी काम, है ना, ना तो वो दौड़ पा रहा है, ना वो कोई कार्य में तेजी दिखा रहा है, वो बंधा हुआ है। ये दोनों में यूज होता है फास्ट। फास्ट मीनिंग लगेगा यहाँ पे, जैसे ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो फास्ट अपन को समझ में आता है ना, कि वह बहुत तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। अब दूसरा वर्ड देखना, सॉरी दूसरा सेंटेंस जिसमें मैं आपको ऑपोजिट मीनिंग दिखाती हूँ फास्ट का।
ये सेंटेंस सुना है? प्लीज फासन योर सीट बेल्ट। ये सेंटेंस कौन बोलता है? एयर हॉस्टेस बोलती हैं। अब आजकल उनको एयर स्टीवर्डेसेस बोलने लग गए हैं, लेकिन अगर अपन कॉमनली यूज कर रहे हैं तो एयर हॉस्टेस बोलते हैं उनको, ठीक है। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट्स। प्लेन उड़ने से पहले अपने कुर्सी की पेटी बांध लें। फासन करना मतलब यहाँ पर बांधना होता है। फास्ट का ही फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया? तो एक ही वर्ड मैंने ऑपोजिट तरीके से यूज करके देखा, इसलिए इंग्लिश अजीब है। ठीक है, मैं फिर मेंटेन करूंगी आपके सामने, इंग्लिश इजी है। ये इन सब क्वर्कीनेस से अपन को डरना नहीं है ना। इंग्लिश अभी भी इजी ही है, इंग्लिश हमेशा इजी रहेगी। मैंने देखी है लैंग्वेजेस कैसी कैसी होती हैं। एनीवे, सबसे पहले देखते हैं अपन कि ऐसे शब्द जो अलग अलग हैं, उनकी स्पेलिंग अलग अलग है, उनका मीनिंग अलग अलग है, वो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, लेकिन वो सुनने में एक समान है, एग्जैक्टली सेम उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। आप सब इस चीज में गलती करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको पहले भी क्लास में ये एग्जांपल दिए हुए हैं। ये तीनों वर्ड्स देखें, देयर देयर देयर, तीनों का प्रोनाउंसिएशन देयर 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 ही होता है। इसका फुल फॉर्म होता है THEY, दे आर। ठीक है, दे कौन? वे, है ना। और आर कौन? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सेंटेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के लिए आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब उसको अपन छोटा कर देंगे तो देयर हो जाता है। देयर उनका, देयर वहां। करिए ना गलती। इन वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? फोन मतलब सुनाई देना, होमो मतलब एक समान, एक जैसे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूं मैं आपको, और ये मेरी भी एक टाइम पे गलती करी हुई है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल, इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल। दोनों प्रिंसिपल ही प्रोनाउंस किए जाते, इसको प्रिंसिपल नहीं बोलते, इसको प्रिंसिपले नहीं बोलते, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। ये होते हैं आपके स्कूल के हेडमास्टर, है ना। और ये होते हैं आपके सिद्धांत। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? AL और LE का डिफरेंस है, पर प्रोनाउंसिएशन क्या है? एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल दूं आपको? अफेक्ट, अफेक्ट, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है। अफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट नहीं होता है वो। हम खुद एज एन इंडियंस हमारे प्रोनाउंसिएशन में वो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मेट फॉलो करता है, उसको वहां पर इफेक्ट ही बोला जाता है। इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। ये होते हैं होमोफोन्स। ये मैं हर क्लास में बीच बीच में जैसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। इसको मैं अलग से क्लास नहीं लूंगी। होमोफोन्स आज सीखेंगे अपन, 1 घंटे की क्लास लेंगे होमोफोन्स, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, होमोफोन्स कोई ऐसा वर्ड जिसकी सिमिलर प्रोनाउंसिएशन का कोई दूसरा वर्ड है तो मैं उस वर्ड को एग्जैक्टली वहीं पर डील करूंगी। आप वहीं के वहीं नोट्स में इसको मेंशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि होमोफोन्स अलग से लिया जाए, या फिर आप अपने नोट्स में अलग से होमोफोन्स मेंटेन करना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। और मुझे बता भी देना कि होमोफोन्स के लिए आपको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या नहीं। इनके यूसेज भी आप जानते हैं। प्रिंसिपल अगर स्कूल हेडमास्टर है तो अपन उसी सेंस में इसको यूज करेंगे। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर टुमारो। ठीक है ना, प्रिंसिपल ने, स्कूल के हेडमास्टर ने कल सुबह जल्दी एक मॉर्निंग प्रेयर बुलाई है, मॉर्निंग असेंबली कहते हैं, है ना। और प्रिंसिपल, इट इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल टू चीट और टू लाई, है ना। ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कि मैं किसी को धोखा दूं या मैं झूठ बोलूं। समझ में आ गया? इसका यूज और इसका यूज समझ में आ गया। उसका मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दिया तो अपने आप ही समझ में आ गया। दे आर गोइंग टू द मॉल, वे लोग मॉल जा रहे हैं। इसका क्या करेंगे? इसमें देयर में लिखेंगे देयर शॉपिंग बैग्स आर वेरी हैवी। ठीक है ना, उनके जो शॉपिंग करे हुए जो थैले हैं बहुत भारी हैं, उन्होंने मॉल गए थे भाई, बहुत सारी शॉपिंग कर ली। ठीक है ना, देयर दे शॉप्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजों की शॉपिंग की। मैंने एक ही टाइप के स्टोरी में आपको तीनों यूज करके दिखा दिए। ठीक है, हर बार जब मैं कोई सेंटेंस बोलती हूँ और आपको लगता है कि आपको लिखना है, और आपको लगता है कि अब आपको होमोफोन्स वाला कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता कौन सी स्पेलिंग लिखनी है, तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, पूछने में कोई शर्म नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी चीज। समझना जरूरी है ना, एग्जाम के टाइम गड़बड़ हो जाएगी फिर वरना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। इसमें है एक शब्द जिसके कई सारे मतलब निकलते हों। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपके लिए 6 वर्ड्स लेकर आई हूँ। मैंने वर्कशीट में 20-25 वर्ड्स तैयार करे हैं, और हर वर्ड के 3 से 4 मीनिंग्स हैं, यूसेज के भी हैं, फॉर्म के भी हैं। ठीक है,
वो आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, पढ़ना है और लिखना है, अपने आप लर्न हो जाएगा। बार बार करोगे लर्न हो जाएगा। अगेन इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट, ठीक है ना, मैं रशियन कर रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है, इंग्लिश बहुत ईजी है। बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है? एक तो जो वो बिल्डिंग है, बैंक है, बिजनेस है, जिसमें आप जाते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, इंटरेस्ट पाते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आपको गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल से लेकर बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस उस बैंक को यूज़ करते हैं। एक तो बैंक का मतलब वो है, ये तो अपन जानते हैं। दूसरा बैंक का आपको मैं मतलब बताती हूँ। सुना है नदी का किनारा? तो नदी का किनारा अगर है ना, समंदर के किनारे को बैंक नहीं बोलते, उसको बीच बोलते हैं। समंदर के किनारे को क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। लेकिन नदी के किनारे को क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं, रिवर बैंक, ठीक है ना। जियोपॉलिटिक्स में आपने ये वर्ड सुना है, वेस्ट बैंक, है ना, पैलेस्टाइनियन स्टेट का एक पार्ट है वेस्ट बैंक। इसराइल के साथ में काफी तनातनी बनी रहती है इन लोगों की, राइट। इसराइल इनको परेशान कर रहा है या ये इनको परेशान कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, हमें उसमें जाना ही नहीं है। ये वेस्ट बैंक क्या है? एक वहां पर एक रिवर है, जॉर्डन। हाँ, देश का नाम भी है और रिवर का नाम भी है। जॉर्डन रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर जो लोग बसते हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, उनको वेस्ट बैंक वाले लोगों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बैंक, रिवर का बैंक। उसी तरह से कोई भी नदी का किनारा बैंक होता है। दूसरा बैंक का मतलब होता है टिल्ट करना, झुकना। जैसे एयरप्लेन है, एयरप्लेन मुड़ता है, टर्न लेता है, तो वो जो टिल्टिंग का प्रोसेस होता है ना, उसको कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग टू द लेफ्ट, द प्लेन इज बैंकिंग टू द राइट, ठीक है। तो जब वो प्लेन टिल्ट हो रहा है इधर उधर, तो उसको कहते हैं बैंक। तीसरा बैंक का मतलब होता है विश्वास करना। अगर श ऐसे नहीं लिखते तो आई एम सॉरी, ठीक है। तीसरा होता है विश्वास करना। आई हैव कंप्लीट फेथ इन समवन, ठीक है। अब ये कंप्लीट फेथ इन समवन वाला जो प्रोसीजर है, वो बैंक प्रोसीजर होता है। जैसे आपने कोई लोन लिया और आप उस लोन को डिफॉल्ट करने की कगार पे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर होता है देन आई विल बैंक यू, ठीक है। समझ में आ गया? आई विल बैंक यू, मुझे विश्वास है, मैं सहायता करने को तैयार हूं। ये जो पॉइंट होता है, ये बैंक होता है ना। समझ में आ गया? इसके और मीनिंग्स हैं, लेकिन इतना समझ में आ गया, गुड। उसी तरह से आपका वर्ड है रन। रन का क्या मतलब होता है? भागना या फिर तेज गति से चलना, उसको कहते हैं रन। लेकिन बहना भी रन ही होता है। क्या लिखा मैंने? बहना। पानी का बहाव जहां अपन बात कर रहे हैं, वहां भी रन ही आएगा। द वॉटर वॉज रनिंग क्विकली, पानी तेजी से बह रहा था, रन। समझ में आ गया? दूसरी चीज होती है प्रोसीजर्स के बारे में बताना। प्रोसीजर्स के बारे में बताना, रन बाय दिस, सॉरी, रन मी बाय दिस प्रोसीजर अगेन। जैसे आपने कोई टॉपिक सीखा है, ठीक है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपने ओशन करंट्स के बारे में सीखा है, लेकिन अब आपको एक बार शॉर्ट में उसकी समरी चाहिए। कैन यू रन बाय मी दिस टॉपिक अगेन? रन बाय मी, है ना। तो रन बाय मी का क्या मतलब होता है? मतलब तेजी से बताना, बताना, रन, भागना, बहना और बताना, तीनों रन में आएंगे। थर्ड वर्ड क्या है आपका? लाइट। लाइट का मतलब एक तो आपको पता है रोशनी, ये तो पता है रोशनी होती है, लाइट जल रही है, रोशनी हो रही है। दूसरा लाइट का मतलब होता है हल्का। अब ये हल्का जो है, ये दो जगह पे यूज हो सकता है। एक तो वेट के लिए यूज हो सकता है, भार, कोई चीज हल्की है तो अपन क्या बोलते हैं? इट इज वेरी लाइट वेट, लाइट। और दूसरा हल्का यूज हो सकता है आपका कलर के लिए, हल्का रंग। आई वॉन्ट लाइट येलो कलर इन माई बेडरूम, ठीक है। तो लाइट येलो, तो लाइट, हल्का पीला रंग चाहिए, लाइट। समझ में आ गया? हल्का में भी दो जगह, एक तो वेट और एक कलर। और दूसरा लाइट का क्या मतलब होता है? रोशनी। तीसरा लाइट का क्या मतलब होता है? इमोशंस के लिए यूज होता है। आपने जनरली अगर नॉवेल्स पढ़े हैं तो इमोशंस के लिए यूज होता है, पॉजिटिव इमोशंस के लिए। पॉजिटिव इमोशंस के लिए कैसे यूज होता है? लुकिंग एट हर हिज आईज लिट अप, उसकी तरफ देखते ही उसकी आंखों में चांदनी आ गई, ठीक है, रोशनी आ गई। मतलब अब रोशनी का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो अंधे थे पहले, ऐसा नहीं है। मतलब एक पॉजिटिव संचार जो होता है ना, आंखों से, आप किसी की आंखों से देख के बता सको कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, वहां पर जो पॉजिटिव इमोशन है आंखों में, वो आपका लाइट आता है। शी लाइट्स अप हिज डेज, ठीक है ना, वो उसके दिन बेहतर बना देती हैं। अगेन जो इमोशन है उसकी बात हो रही है। समझ में आ गया? गुड।
और लाइट का कभी मतलब होता है, और भी होते हैं, अभी मेरे को इतना ही ध्यान आ रहे हैं। एनीवे आगे पढ़ते हैं। बैट, एक तो होती है चमगादड़, ठीक है ना, 2020 अगर किसी को याद है तो फिर ये बैट भी याद है ना। एक तो होती है चमगादड़। दूसरा बैट का क्या मतलब होता है, आपका जो स्पोर्ट इक्विपमेंट होता है, क्रिकेट का बैट होता है, दूसरा बैट वो होता है। तीसरा बैट क्या होता है, हाँ है ना, बैट पे है ना अपन, गुड। तीसरा बैट क्या होगा, फड़फड़ाना, हिंदी में बैट को बोलेंगे फड़फड़ाना। और ये फड़फड़ाना जो है ये सिर्फ और सिर्फ आंखों की पलकों के लिए यूज होता है, ठीक है। ये फड़फड़ाना जो है ये आंखों की पलकों के लिए यूज हो रहा है, आंखें फड़फड़ाना। और ये तब काम में लिया जाता है जब आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए यूज होता है। और जब आप किसी से फ्लर्ट कर रही होती हैं तो आपकी आंखें, आपकी जो पलकें हैं वो फड़फड़ाती हैं। शी इज बैटिंग हर आईलिड्स एट हिम, ठीक है, वो आंखों से अपना मैसेज पहुंचा रही है, जैसे मोर्स कोड की तरह, ठीक है। फिर क्या वर्ड है, अच्छा ठीक है, मैंने 4 बता दिए, इन दोनों के वर्ड्स आप निकालो, मैं हिंट दे देती हूँ। राइट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सही, है ना। दूसरा राइट का क्या मतलब होता है, दायां हाथ, जो सीधा हाथ जिसको अपन बोलते हैं राइट हैंड। तीसरा एक और राइट का मतलब होता है, वो मतलब होता है राइट का एम्फेसिस के लिए। इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं होगा, जैसे सोहन स्लैप्ड अनुज राइट अक्रॉस हिज फेस। सोहन ने अनुज को उसके चेहरे पर एक तमाचा मारा, राइट अक्रॉस हिज फेस। ये जो राइट है ना, इसका हिंदी के सेंटेंस में कोई अनुवाद नहीं है, क्योंकि ये जो राइट है ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस तमाचे की, उस चांटे की तीव्रता बता रहा है, ठीक है ना। स्मैक्ड हिम राइट अक्रॉस हिज फेस, है ना, पंच्ड हिम राइट अक्रॉस हिज थ्रोट, राइट ऑन हिज थ्रोट, तो वो राइट ऑन हिज थ्रोट, पंच्ड हिम राइट ऑन हिज थ्रोट। ये राइट मतलब एम्फेसिस है, आप उस बात पे जोर दे रहे हैं कि आखिर सोहन ने अनुज के साथ किया क्या, ठीक है। फिर क्या है बुक, बुक का मैं आपको बता चुकी हूँ, समझ में आ गया। एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स और कई सारे यूजेस हो सकते हैं। फिर देखते हैं कि स्पेलिंग्स में कहाँ प्रॉब्लम आती है। आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे हैं जिनमें ये लेटर्स साथ में यूज किए जाते हैं, है ना। अगर डबल ओ कहीं पर है तो अपन एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा होती है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता होगा ऊ। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो इस वर्ड का क्या करें, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड। तो यहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, हो गया, है ना। इस वर्ड का क्या करें, फुट, यहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया, है ना। तो बड़े ऊ को कहां यूज कर रहे हैं अपन, है ना। हाँ यही है ना वर्ड्स। तो ये आपके एक्सेप्शंस हो गए, ये आपके एक्सेप्शंस हो गए, राइट। डबल ओ इन दोनों में भी यूज हो रहा है। तो फिर बड़े ऊ की मात्रा वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे दून, है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर तो वो रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन इन दोनों में फॉलो नहीं हो रहा, ये दोनों एक्सेप्शंस हो गए। मोस्ट कॉमनली बोले जाने वाले वर्ड्स एक्सेप्शंस हो गए, है ना। उसी तरह से आपको यहां भी मिल जाएगा OUGH, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, अह, इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए था। इनका क्या करें, दो, है ना। इसका क्या करें, थ्रू। और इसका क्या करें, THO, थोरो, थोरो, ठीक है। और हाँ ठीक है, इन तीनों में OUGH आ रहा है, ये देखो। तो गड़बड़ हो गई स्पेलिंग्स में, स्पेलिंग मैडनेस इसी को बोला है मैंने, ठीक है। आप सीखते कुछ और हैं और जब शब्द बन जाता है तो कुछ और सामने आ जाता है। उसके बाद में EA, इसका देखते हैं, ठीक है। EA आ गया, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, लीफ, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लीफ। फिर इसका क्या करें, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। लीफ और फ्ली, इसमें छोटे ई की मात्रा है और लीफ में बड़ी ई की मात्रा है ना। लीफ माने पतली, फ्ली माने वो टिक होता है एक तरीके का जो पत्तियों पे ही मिल जाएगा आपको, है ना। मक्खी को भी फ्ली बोलते हैं, समझ में आ गया। OU एग्जैक्टली सेम केस है, मैं बताती हूँ।
ठीक है। काओ नाओ, ये दोनों तो आपका रूल फॉलो कर रहे हैं, आओ का रूल फॉलो हो रहा है, उसका क्या करें, उसको बाओ नहीं बोला मैंने यहाँ पे, मैं तो उसको बो बोल रही हूँ। तीर कमान होता है ना, तीर क्या होता है, एरो, तो फिर वो क्या हुआ, वो जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अर्जुन का गांडीव क्या है, ठीक है ना, इस बोर्ड को भी तभी काम नहीं करना होता जब मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर एरो लगाते हैं, तो ये तो हो गया एरो, तो वो क्या स्ट्रक्चर है, बो, तो ओयू वाला रूल तो ब्रेक हो गया आपका। इसी को कहते हैं स्पेलिंग मैडनेस। आप शब्दों को सिर्फ लिख के या देख के नहीं सीख सकते, आपको बोलना पड़ेगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, वो हैं, अगर आप उनकी स्पेलिंग में उनको नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। उनको लिखना है लेकिन उनको बोलना नहीं है, जैसे नाइट, के का कोई रोल नहीं है, डाउट, बी का कोई रोल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, डाउट। आइलैंड, एस का कोई रोल नहीं है। नाइफ, के का कोई रोल नहीं है। आइल, एस का कोई रोल नहीं है। आइल, इसमें ए और एस का कोई रोल नहीं है। साइकोलॉजी, पी का कोई रोल नहीं है। रॉन्डेवू, जेड का कोई रोल नहीं है। न्यूमोनिया, पी का कोई रोल नहीं है। डम, बी का कोई रोल नहीं है। उसी तरह से और एक वर्ड है डेट, बी का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपने इन लेटर्स में से इन वर्ड्स में से इन लेटर्स को गायब कर दिया तो फिर ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और फिर आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। साइलेंट लेटर्स जरूरी हैं पढ़ने। अगेन कोई रूल नहीं है, मैं बता देती हूँ, देख लो चलो। के और कहीं पर नाइफ में के और कहाँ पर जो भी के होगा जरूरी नहीं वो साइलेंट हो। उसी के बाद में बी आपका साइलेंट यहाँ और यहाँ है और यहाँ भी बी साइलेंट है ना। लेकिन न्यूमोनिक ऑयल मैंने और एग्जाम्पल दिए नहीं, मुझे और एग्जाम्पल देने चाहिए, मैं इसमें वर्कशीट में और एग्जाम्पल ऐड कर देती हूँ आज, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ऐड कर लेंगे। आइलैंड, एस साइलेंट, आइल में एस साइलेंट, इस वाले आइल में भी एस साइलेंट, लेकिन यहाँ पर आप एस बोल रहे हैं। साइकोलॉजी में एस बोल रहे हैं, रॉन्डेवूज में आप एस बोल रहे हैं, है ना। कुछ जगहों पे आप जहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करेंगे वहाँ पर इस एस को नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला एस बोला जाएगा। हाँ ये भी पंगा है ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। फिर देखते हैं कुछ ऐसे रूल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 रूल्स लिखे हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं और ये रूल्स आपको आने भी चाहिए, लेकिन यहीं पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि इन रूल्स को ब्रेक करने वाले वर्ड्स भी हैं। ऐसे शब्द जहां पर आई अगर है और ई भी है तो आई हमेशा ई से पहले आएगा, लेकिन अगर सी है तो सी के बाद में आएगा। हाँ जी, ये एक वैलिड रूल है, इंग्लिश में ऐसे ही रूल होते हैं। आपको क्या लगा वाकई में मैथ्स वाले टाइप के रूल आएंगे क्या? नहीं, लेकिन ये वर्ड्स आपके एक्सेप्शंस हैं। यहां पर आई ई के बाद में है। वियर्ड, अजीब, सीज, जब्त कर लेना, नाइदर, कोई सा नहीं। वियर्ड और सीज, इनका तो प्रोनाउंसिएशन भी ई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है आई। नाइदर, इसको नीदर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नाइदर, ठीक है। हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, है ना, यस। दूसरा रूल देखते हैं, साइलेंट ई मेक्स द प्रीसीडिंग वावल लॉन्ग। अगर किसी शब्द में ई है और वो साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा है, तो उससे पहले आने वाला जो वावल है उसको अपन प्रोनाउंस करते हुए बढ़ा देते हैं, मतलब उसके ऊपर जोर ज्यादा देते हैं। जैसे केप, लेकिन यहाँ पर कैप है, ई अगर मैं गायब कर दूंगी तो प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगा। केप, जो सुपरमैन देखा है, सुपरमैन के पीछे वो लंबा सा वो एक चद्दर सा लटका हुआ होता है, उसको केप बोलते हैं। बैटमैन और सुपरमैन दोनों के पास है ये चीज़, है ना। और वंडर वुमन के पास में भी है, अपन टॉपिक से भटक रहे हैं दूसरा होता है कैप, टोपी, इसमें ई नहीं है तो इसको अपन पी को छोटा बोल रहे हैं, कैप, केप, ठीक है। दूसरा वर्ड डाइम, सिक्कों को बोलते हैं डाइम, ठीक है ना, पैसों के लिए यूज किया जाता है। डाइम, ई है तो प्रोनाउंसिएशन आइम, है ना। और यहाँ पर डिम, छोटा हो गया, है ना। आई का प्रोनाउंसिएशन, एम का प्रोनाउंसिएशन छोटा हो गया, ई गायब है। डिम का मतलब होता है कमजोर होना, जैसे लाइट डिम हो जाती है ना, डिम। और इसके एक्सेप्शंस देखें, कम, लव और गिव। यहां पर ई प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलना चाहिए, लव, लेकिन ऐसा नहीं बोलते अपन छोटा बोलते हैं लव। कम बोल रहे हैं अपन, ई प्रेजेंट है लेकिन अपन प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, कम, अपन कम, ऐसे नहीं बोल रहे जैसे केप, कम नहीं, कैप, कम, समझ में आ गया। ई है लेकिन फिर भी शॉर्ट प्रोनाउंसिएशंस हैं।
फिर देखते हैं तीसरा रूल, देखते हैं टू वावल्स टुगेदर मेक अ लॉन्ग वावल साउंड ऑफ्टन द फर्स्ट वावल साउंड। अगर किसी वर्ड में दो वावल्स एक साथ आ रहे हैं तो जो पहले वावल है उसका प्रोनाउंसिएशन अपन करेंगे, ठीक है। जैसे बोट, गोट, थ्रोट, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, बोट, गोट, थ्रोट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ब्रेड, ए का प्रोनाउंसिएशन, थ्रेड, ए का प्रोनाउंसिएशन, मून, बुक, अच्छा ये मून आ गया उधर वाले के लिए, बुक है ना, ब्लड, डोर, ये तो ओ ही है, ये तो तीसरी दुनिया की बात हो रही है, मून, ऊ, बुक छोटा ऊ, ब्लड अ और डोर ओ, डबल ओ के 4 प्रोनाउंसिएशंस है यहाँ पे, ठीक है। फिर है जर्नी, ओ और यू, अ का प्रोनाउंसिएशन है, ना तो वो ओ को ले रहा है ना वो यू को ले रहा है, जर्नी वो तीसरे प्रोनाउंसिएशन में अटके हुए हैं। और फिर है टूर, इसको कुछ जगहों पे टूअर भी बोलते हैं, टूअर है ना, दोनों सही हैं। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप टूर बोलें, ठीक है, टूर। फिर है तीसरा साउंड्स। अब इन साउंड्स का कोई रूल नहीं है, जैसे सी एच का साउंड है, आप चेयर भी बोलते हैं, शेफ भी बोलते हैं, केमिस्ट्री भी बोलते हैं, है ना। ये वाला जो है चारकोल वो चेयर से ही सिमिलर है। तो च, क और श, सी एच तीनों साउंड्स बना रहे हैं। फिर है आपका नाइट, तो जी एच जो है उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पर अपन जी एच को बोल ही नहीं रहे, नाइट, NITE, इस टाइप से अपन इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो घ का साउंड गायब है, लेकिन रफ में साउंड क्या है, एफ का साउंड है, और यहाँ पर क्या है, अ का साउंड है। हो गई गड़बड़, इतनी गड़बड़ नहीं करनी है अपन को, ठीक है। फिर क्या है, TH का साउंड है, दिस और थिन, यहाँ पर साउंड द का है, यहाँ पर साउंड थ का है, ठीक है। ये आपके सारे एक्सेप्शंस, रूल्स के साथ के एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। इंग्लिश के एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस रूल का क्या मतलब है या इस रूल के एग्जाम्पल्स दो, नहीं। इंग्लिश फॉर स्पोकन इंग्लिश अपन को पता होने चाहिए ये रूल्स। लिखते वक्त इन रूल्स की कोई खास महत्वता नहीं होती है, लेकिन बोलते वक्त होती है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश भी अपन को साथ में करनी है। फिर होते हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, एक ही वर्ड, एक ही क्या कहते हैं स्पेलिंग, लेकिन दो अलग अलग मीनिंग, दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। ये वर्ड है LEAD, इसके दो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। एक तो होता है लेड, पेंसिल की लीड होती है, लीड नहीं होती है, वो लेड होती है, ठीक है। लीड ही बोलते हो तुम सारे के सारे, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी लीड ही सुना है कई लोगों से। इसको कहते हैं पेंसिल की लेड, है ना, ग्रेफाइट से बनती है। और ये वाला होता है लीड, जो आपको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, सॉरी जो नेतृत्व प्रदान आपको हो रहा है उसको लीड कहते हैं। जैसे लीडर होता है ना, कंट्री का लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ना। स्टेट का लीडर कौन है, या फिर आपके घर का लीडर कौन है, आपके दोस्तों में लीडर कौन है, लीडर। लीडर क्या करता है, लीड करता है। और आपकी पेंसिल में क्या डलता है, लेड डलता है। दोनों की स्पेलिंग क्या होती है, LEAD। सेम चीज आपकी विंड के साथ होती है। विंड क्या होता है, हवा, है ना, हवा बहती है, बहती हवा सा था, वो कितना अच्छा सा गाना है, वो है विंड। तभी तो वो गाड़ी में वो बहती हुई हवा उसके चेहरे पे पड़ रही है, तो वो वही सीन आ रहा है। लेकिन दूसरा विंड, WIND का मतलब होता है समेटना। और अगर आप समेटना बोलना चाहते हैं तो आप विंड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे वाइंड। वाइंड अप योर वर्क, वाइंड अप योर मेस, ठीक है ना, अपना सामान जो है उसको समेटो, वाइंड अप करना, वाइंड। स्पेलिंग सेम है। तीसरा वर्ड है रीड, पढ़ना, लेकिन रीड का ही, ये आपकी वर्ब है रीड। रीड को अगर मैं पास्ट में बोलूं तो रेड हो जाता है ना। सिमिलर साउंड क्या है, RED, लाल रंग के जैसी साउंड है रेड, READ, ये पास्ट फॉर्म है। तो इसके दो फॉर्म्स हो गए, एक तो अगर अपन प्रेजेंट में यूज करेंगे तब उसको रीड बोलेंगे, एक अपन पास्ट में यूज करेंगे तो उसको अपन रेड बोलेंगे। फिर चौथा वर्ड है आपको BOW। एक तो होता है आपका, मैंने आपको बता दिया, तीर कमान वाली चीज जो होती है ना। मैंने कोशिश की थी अर्जुन का गांडीव बनाने की, पर मेरे को इतना ही आता है बनाना। दूसरा BOW का प्रोनाउंसिएशन होता है बाओ। क्या बोली मैं, बाओ, किसी के सामने झुकना, ठीक है। अपन चाइनीज, कोरियन या जापानीज कल्चर्स जो होती हैं, वहां पर क्या करते हैं, लोग हाथ रखते हैं साइड में और ऐसे झुकते हैं, झुक के सम्मान देते हैं, दे बाओ बिफोर यू, है ना। अपन झुक के किसी के पैर छू रहे हैं, वो भी बाउइंग बिफोर यू ही होता है।
इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बाओ, स्पेलिंग BOW ही होती है। समझ में आ गया? तो एक ही स्पेलिंग, दो प्रोनाउंसिएशंस, दो वर्ड्स, ठीक है ना? गुड। और दो ही मीनिंग्स। फिर होता है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स किस चीज के लिए होते हैं? सिनोनिम्स के लिए होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बिग। बिग एग्जांपल ले लिया अपन ने। बिग में अपने कितने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं? बिग के सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? लार्ज, इनॉर्मस, ह्यूज, है ना? और क्या लिख सकते हैं अपन? सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, कंसिडरेबल, ये लिख सकते हैं अपन। लार्ज, इनॉर्मस, ह्यूज, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल भी लिख सकते हैं। ग्रेट भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे अपन बिग को ग्रेट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स? ये सब हो गए। और क्या हो जाएगा? जैसे मेजर लिख सकते हैं सेंटेंस में। हाँ, मेजर भी आ सकता है कई जगहों पे, है ना? और साइजेबल, ये भी वर्ड हो सकता है। इतने सारे वर्ड्स तो एक शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए वो दब गया है शब्दों के नीचे। ठीक है? तो ये होते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको आएंगे जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। वोकैबुलरी स्ट्रांग कैसे होगी? जब आप मेरी वर्कशीट्स को प्रैक्टिस करेंगे। आपको नहीं लेनी है लूसेंट, मत लीजिए। नहीं लेनी है RS अग्रवाल, छोड़ो, ठीक है ना? नहीं लेनी है अरिहंत की प्रैक्टिस बुक्स, मत लो, मैं करके दूंगी, ठीक है? आपको हर क्लास के साथ में मैं एक वर्कशीट दूंगी, जिस क्लास में अपन कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, और उस वर्कशीट से आप उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीकली टू वीकली मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगी, जो अपन ने वीक भर में कवर किए हैं टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड। जनरली उसमें होंगे क्लोज टेस्ट। क्या होंगे? अच्छा, एक अपना टॉपिक और बच गया है। हाँ, तो जनरली उसमें होंगे अपने, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, उसमें मैं दूंगी आपको क्लोज टेस्ट, उसमें मैं आपको दूंगी सेंटेंस करेक्शन, और इन दोनों से ही आपकी पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? समझ में आ गया? चलो वापस टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ है अपन? यहाँ थे अपन। समझ में आ गया? सिनोनिम्स के बारे में बात कर ली। फिर देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर जाएंगे अगर सेंटेंस का आपको मीनिंग निकालना नहीं आएगा तो। क्यों कंफ्यूज करेंगे? क्योंकि एक ही वर्ड आपको दो दो मीनिंग्स प्रोवाइड करता है, ऑपोजिट मीनिंग्स। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। क्लीव का मतलब होता है काट के अलग करना, और क्लीव का मतलब होता है चिपकाना। हाँ, एक ही स्पेलिंग है, एक ही वर्ड है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन सेंटेंस में यूज कैसे हुआ वहां पर आपकी गड़बड़ हो सकती है। एक तो काटना होता है और एक होता है चिपकाना। समझ गए? उसी तरह से होता है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है रोकना। चलते ही अमेरिका किसी भी सैंक्शन लगाता है, न्यूज में आता है सैंक्शन लगा दिए, ठीक है ना? उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अभी इस वक्त आई थिंक रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं जितने पूरी दुनिया में सारे मिला के नहीं है, है ना? ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस हैं। इतने सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर कि इन सबको मिला लो ना तो भी रशिया के ऊपर ज़्यादा ही मिलेंगे। सैंक्शंस का मतलब होता है रोक लगाना, पनिश करने के लिए यूज किया जाता है। और सैंक्शन का मतलब होता है पास करना, अलाउ करना। सरकार कोई नई पॉलिसी को सैंक्शन कर देती है, वहां पर सैंक्शन का मतलब होता है कि सरकार ने उस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है कि हाँ इसे लागू करो, ये सही है। समझ में आ गया? सैंक्शन। उसी तरह से होता है डस्ट। एक तो डस्ट का मतलब होता है धूल, ठीक है? और दूसरा डस्ट का मतलब होता है आपका, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, दूसरा आपका डस्ट का मतलब होता है झाड़ना। घर 4 दिन के लिए बंद करके कहीं बाहर चले जाओ, पीछे से डस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? चीजों के ऊपर धूल जमी हुई मिलेगी, डस्ट मिलेगी। फिर अपन क्या करते हैं? फिर अपन उसको डस्ट कर देते हैं, झाड़ के उड़ा देते हैं। समझ? मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि जब मैं पहली बार इस चीज को पढ़ रही थी ना, मुझे वही मोमेंट्स याद आ रहे हैं। इट्स एक्चुअली फनी, है ना? एक ही वर्ड को अपन एग्जैक्ट ऑपोजिटली यूज कर सकते हैं एक ही सेंटेंस के लिए। फिर है फास्ट। फास्ट का मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। फास्ट का मतलब तेज दौड़ना, भागना, तेजी से कोई काम करना। और फास्ट का मतलब होता है जोड़ना, बंद करना, बांधना। फासन योर सीट बेल्ट एंड ही इज रनिंग वेरी फास्ट। समझ में आ गया, है ना? आई एम रियली सॉरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ इडियम्स होती हैं। इडियम्स का क्या मतलब होता है? मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, ये सब जो होती है ना,
इनकी बात हो रही है। किक द बकेट, अब ये फनी क्यों है? क्योंकि इनका वैसे तो कोई भी ईडियम आपकी लिटरल नहीं होती है, लेकिन ये ईडियम्स एक तो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली होती हैं, दूसरा अगर अपन इनका अनुवाद करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। किक द बकेट, आपने किसी बाल्टी को लात मार दी, यही होता है क्या इसका मतलब? नहीं ना, मैंने आपको बताया हुआ है ईडियम्स और फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स इनकी क्लास में। मैंने आपके लिए सिमिलीज और मेटाफॉर्स की क्लास भी ली थी, उधर मैंने आपको इसका मतलब बताया था। किक द बकेट का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु हो जाना, ठीक है ना, समवन डाइड, तो किक द बकेट होता है। लेकिन ये जो है ये तब अपन सीरियस सिचुएशंस में यूज़ नहीं करते हैं, ये एज अ फनी टेक अपन यूज़ करते हैं, डार्क ह्यूमर वगैरह वाली चीज़ें। आई डोंट पर्टिकुलरली इन्जॉय डार्क ह्यूमर, बट जो लोग इन्जॉय करते हैं वो ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है आपका रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आसमान से कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, नहीं बरसते, मूसलाधार बारिश जहां होती है उनके लिए यूज किया जाता है। फिर होता है कैट गॉट योर टंग, और ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। इसका और मैं बताती हूँ आपको वेरिएशन। एक वेरिएशन होता है स्पिल द बीन्स का, जब आप किसी से कोई राज की बात खुलवाना चाहते हैं, है ना, स्पिल द बीन्स। और दूसरा होता है मेरे दिमाग से निकल गया, रुको, इट्स लिटरली राइट देयर ऑन माई टंग। ओ बाय द वे, एक और मैं बता देती हूँ इडियम, ऑन माई टंग, ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ठीक है। चलो इंटरेस्टिंग काम, इन तीनों का ना मीनिंग निकालो। पुलिंग समवन्स लेग मजाक करने के लिए होता है। एलिफेंट इन द रूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको एड्रेस करने के लिए किया जाता है। और ऑन द टिप ऑफ माई टंग जब आप कुछ भूल गए हैं लेकिन आपको पता है कि आपको याद है, उस सिचुएशन के लिए होता है। इनको सेंटेंस में यूज करके कमेंट्स में लिखना, ठीक है, इन सबको लिखना। इनफैक्ट ईडियम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ईडियम्स आपकी लैंग्वेज को कलर कर देते हैं, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बना देते हैं आपके सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखते हैं, तो इंग्लिश ऐसी है क्यों? इतनी देर हो गई मेरे को इतनी सारी कहानियां बताते बताते, इंग्लिश इतनी अजीब क्यों है? इंग्लिश इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने बहुत सारी लैंग्वेजेस से वर्ड्स को और रूल्स को बोरो किया है। इंग्लिश एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेजेस का एक कोल्ड्रन होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, पतीला होता है, उसके अंदर अपन बहुत कुछ चीज़ें मिक्स कर देते हैं और फिर भेल बना देते हैं, है ना। तो इंग्लिश इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, हिस्ट्री ने मतलब क्योंकि इंग्लिश 350-400 साल पुरानी तो डायरेक्ट है, जिन वर्ड्स को तो अपन आज भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, शेक्सपियरियन इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश बहुत पुरानी है, सेंचुरीज ओल्ड, है ना। लेकिन इंग्लिश जो है विद टाइम चेंज हुई है। जैसे ये आपने वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश में सुने होंगे, दाउ हैथ, दाउ हैथ को आज अपन बोलते हैं यू हैव। तो आपके समय ने, टाइम ने इंग्लिश के फॉर्म को चेंज कर दिया। कोई अगर ये लिख रहा है तो वो गलत नहीं है, वो पुराना है, और जो रीड कर रहा है अगर उसकी जानकारी उसको नहीं है तो फिर वो आपके मार्क्स काट लेंगे। आपको यूज ये करना है। ये जनरली आपको पुरानी पोएम्स में देखने को मिलेगा। जैसे आपने अगर कोई प्ले पढ़ा है हेमलेट नाम का, तो आपने वो वर्ड्स आपने उन सेंटेंसेस में देखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। मिक्स ऑफ रूल्स अपने आप ही होएगा क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, ठीक है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था, एक तो आप यू लिसन टू इट, आप सुनेंगे इंग्लिश को, और दूसरा आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, सुनने और बोलने का काम आपका है। मैं जो बोल रही हूँ पॉज करके उन वर्ड्स को यू कैन रिपीट देम, यू कैन प्रोनाउंस देम योरसेल्फ, लेकिन उनको बोलकर खुद की आवाज़ में सुनना ज़रूरी है। मेरे बोलने से आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी, ठीक है। खुद बोलो और खुद की आवाज़ सुनो, अपने आप दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। पर ये रोज़ रोज़ करना है, ऐसा नहीं कि बस आज कर लिया और फिर भूल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।